आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में हम लोगों ने अधिगम के सोपान के बारे में या फिर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन किया गया था। और ये जो क्रियाएं थी वो कहीं ना कहीं लागू होती हैं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। जो भी हम लोग अधिगम सोपान चाहे पढ़ें या फिर प्रश्नोत्तरी को पढ़ा जाए या जो भी प्रक्रियाएं लागू होती हैं वो हमारे मूल प्रवृत्तियों का एक आधार होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो बालक आम जनजीवन में क्रियाएं करता है वो कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियों का ही आधार होती रहती हैं, या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही वो क्रियाएं करता ही है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके बारे में जो बताया है वो सबसे पहले बताया था मैकडूगल ने। तो आज एक ऐसा चैप्टर है, उसको हम लोग अगर देखें तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में, या कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बालक की रुचि को या प्रेरणा को भी प्रभावित करती ही रहती हैं। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे मूल प्रवृत्ति के बारे में। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियों का आधार क्या होता है। मूल प्रवृत्तियों के आधार के कंडीशन पे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो मूल प्रवृत्तियों का आधार होता है उन प्रवृत्तियों को अगर हम लोग ध्यान रखें, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियों का जो आधार होता है उसके कंडीशन को अगर हम ध्यान से समझें तो कह सकते हैं कि मैकडूगल ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये सभी शक्तियों का एक कह सकते हैं कि बल होता है, सभी शक्तियों का बल भी माना जा सकता है, या शक्ति का बल जो होती है वो मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं, मूल प्रवृत्तियों का आधार ही होता है। तो मैकडूगल ने सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। आप जानते होंगे कि इसमें अगर हम देखें तो जो मैकडूगल थे जो उन्होंने प्रेरकीवाद या कह सकते हैं हार्मिक मनोविज्ञान के बारे में भी बताया है। और उन्होंने ही बताया था कि प्रेरकीवाद को कहीं ना कहीं उसके व्यवहार के माध्यम से उसको डेवलप किया जा सकता है। और प्रेरकीवाद की स्थापना जो कि मैकडूगल ने ही की है, और इन्होंने ही उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का मूल कारक मूल प्रवृत्ति को ही बताया था, जो कि जन्म से मनोदैहिक प्रवृत्ति ही मानी जाती है। क्या होती है? मनोदैहिक प्रवृत्ति के माध्यम से डेवलप होती है, मनोदैहिक प्रवृत्ति मानी जाती है। उसके कंडीशन के आगे कंडीशन में अगर देखें, समझने का प्रयास करें तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति को की जो संख्याएं बताई हैं वो 14 बताई हैं। कितनी बताई हैं? इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या बताई है वो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। कितनी बताई गई? 14 मतलब 14, 14 बताई गई हैं। और उन्होंने संवेगों के आधार पर ही इसको डिफाइन किया है। वास्तव में संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों का ही कारण होती है। जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, आप ध्यान रखें, जो संवेग हमारे होते हैं उसके जो इमोशंस होते हैं, ध्यान रखें, इमोशंस मतलब संवेग ही होता है, और जो इसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इसी के आधार पर ही उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखेंगे इसको, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों का आधार होती है, मतलब संवेग की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियों का आधार बन जाती है। ये चीजें इसके माध्यम से डेवलप होती है, जो कि इसी के क्रियाकलाप के माध्यम से ही होती ही है। तो मूल प्रवृत्ति में अगर देखें तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया ही है, लेकिन अगर उनके अनुसार अगर देखें तो व्यवहार का आधार ही क्या है? मूल प्रवृत्ति है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार व्यवहार का आधार क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और शक्ति जो प्राप्त होती है या बल प्राप्त होता है वो मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही हमको प्राप्त होता है। वुडवर्थ ने ही बताया है। आप वुडवर्थ के शब्दों में अगर स्पष्ट रूप से जाने तो वुडवर्थ आप जानते होंगे, वुडवर्थ की अगर प्रणाली को लागू करें तो वुडवर्थ ने ही बताया था, प्रमुख रूप से वुडवर्थ ने ही स्पष्ट रूप से बताया था कि जब कभी भी कि मूल प्रवृत्ति वह क्रिया होती है या मूल प्रवृत्ति ऐसी क्रिया है जिसमें कार्य करने का जो बालक कार्य करते हैं बिना सीखा हुआ कार्य का स्वरूप ही मूल प्रवृत्ति होती है, मतलब उसके मूल प्रवृत्तियों में सम्मिलित होती हैं। जैसे आपने देखा कि जो बिना सीखे हुए कार्य को हम लोग कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं हमारी जो मूल प्रवृत्ति मतलब जन्मतः ही जो प्रवृत्तियां लागू हो जाती हैं उसी को हम लोग मानते हैं कि मूल प्रवृत्ति है, या मूल प्रवृत्ति वो क्रिया होती है या कार्य करने का बिना सीखा हुआ कार्य है जो या स्वरूप है। जैसे हम कह सकते हैं कि पक्षियों का घोंसला बनाना, ये कहीं सिखाया नहीं जाता, या कहीं ना कहीं जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षियां होती हैं वो घोंसला बनाना प्रारंभ से ही उनकी प्रवृत्ति में होता है, मूल प्रवृत्तियों में होता है। पक्षियों का जन्म लेते ही उड़ना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं उनकी मूल प्रवृत्ति में शामिल है। गाय के बछड़े का जन्म लेते ही चलना, या फिर कह सकते हैं कि मानव का भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, ये सभी चीजें मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत ही आती हैं। और कह सकते हैं कि जो बतख होती हैं या मछलियां होती हैं, ये सभी चीजें अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही शुरुआत में ही तैरना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें भी इसके अंतर्गत होती हैं। या बालक ही होता है तो उसमें जब भूख
लगती है, मानो होता है उसमें जब भूख लगती है तो उसको भोजन की तलाश करना प्रारंभ कर देता है, ये हमारी मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत ही आती है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां जिनको सीखना नहीं पड़ता, जो ऐसी प्रवृत्तियां जिनको सीखना नहीं पड़ता और जिन पर अधिगम न प्रशिक्षण का बिल्कुल ही या नहीं के बराबर प्रभाव या कम प्रभाव पड़ता है, पड़ता तो है लेकिन कम प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति है। उसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां जिनको सीखना नहीं पड़ता, ऐसी प्रवृत्तियां जिनको हम सीखना नहीं पड़ता या फिर उसका अधिगम प्रशिक्षण पर ना के बराबर, या कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं या बहुत थोड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति के माध्यम से डेवलप होती हैं। ध्यान रखें, मूल प्रवृत्तियां आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियों में कुछ क्रियाएं होती हैं। हमको ध्यान रखना है कि क्रियाओं के आधार पर हम क्या चीजें स्पष्ट करते हैं। जो क्रियाएं होती हैं उसमें एक क्रिया निकल करके आती है, उसको हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं उसमें जब हम सीखते हैं, कोई चीजें देख करके या कर करके स्वयं करके सीखते हैं, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। जो बिना सीखे करते हैं, बिना सीखे कहते हैं, जो जैसे कोई चीज सीखे नहीं, बिल्कुल करना प्रारंभ कर दिए, उसको हम लोग मूल प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन जब हम बिना विचारे करते हैं, बिना विचारे या बिना सीखे कुछ चीजें कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सहज प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? सहज प्रवृत्ति होती है, मानव की सहज प्रवृत्ति होती है। और बिना सीखे और बिना विचारे जिसको करते हैं, जो बिना सीखे और बिना विचारे ही करते हैं, उसे हम आदत कहते हैं। ठीक है ना? ये चीजें ध्यान रखें, चारों कंडीशन इसमें स्पष्ट रूप से बताई भी गई हैं। बताई इसलिए गई हैं क्योंकि मूल प्रवृत्तियां क्या है, इसमें हम लोग डिफरेंस को पता कर लेते हैं। इसमें जब सीखते हैं तो उसको हम अधिगम कहते हैं, सीखते मतलब लर्निंग करते हैं तो अधिगम कहते हैं। बिना सीखे जो करते हैं, मतलब बिना सीखे ही एक कार्य को करना प्रारंभ कर दिए, और जो चीजें हमारे पहले से ही हमारी मूल में है, हमारी क्रियाओं में है, उसे हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। बिना सीखे जो बिना विचारे जो करते हैं, जो बिना विचारे या बिना क्रियाओं के करने से कर देते हैं, उसको सहज प्रवृत्ति कहते हैं। या फिर कह सकते हैं बिना सीखे और बिना विचारे कहते हैं, उसको हम आदत कहते हैं। ठीक है ना? तो आदत की प्रक्रिया होती है। इसमें कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के तीन पक्ष के तीन रूप होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के तीन पक्ष या तीन रूप होते हैं। तीनों रूपों को अगर स्पष्ट करें तो जो मूल प्रवृत्ति की तीनों क्रियाएं होती हैं, तो उसमें अगर स्पष्ट रूप से बताया जाए तो नंबर 1 पे बताया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक पक्ष मूल प्रवृत्तियों के जो कितने पक्ष हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 3 पक्ष हैं। तीनों पक्षों को अगर हम लोग डिफाइन करें तो 3 पक्ष के कौन कौन सी पक्ष हो सकते हैं, तो मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष में जो 3 रूप होते हैं उसमें बताते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष सबसे पहले होता है। क्या होता है? ज्ञानात्मक पक्ष होता है। दूसरा होता है भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, जो भावात्मक पक्ष होता है नॉलेज की कंडीशन के आधार पर होता है। दूसरा बताता है भावात्मक पक्ष। तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। और चौथा तीसरा अगला कंडीशन देखा जाए तो कह सकते हैं कि तीनों पक्षों के 3 रूप होते हैं और तीनों की क्रियाएं अलग अलग प्रकार से वर्क करती हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे प्रवृत्तियों के 3 पक्ष के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अलग अलग प्रक्रियाओं में नंबर 1 कंडीशन ये निकल के आता है कि ये जन्म एवं आंतरिक होते हैं। कौन से? जो मूल प्रवृत्तियां इन तीनों की क्रियाओं के आधार पर अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं ये जन्मजात या क्या कहते हैं आंतरिक ही होते हैं। कौन सी? संवेगों की जो संवेगों की क्रियाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जन्मजात और किसके आधार पर होती हैं? आंतरिक ही होती हैं। दूसरी कंडीशन की बात करी जाए तो संसार के सभी प्राणी एवं जीवों में ही पाई जाती हैं। कौन सी? मूल प्रवृत्तियां ये पाई ही जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अगर हम डिफाइन करें तो इन पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, और पड़ता भी है तो बहुत कम ही प्रभाव पड़ता है। ये भी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। ये इसके मूल प्रवृत्तियों के जो लक्षण हैं दिखाई पड़ते हैं इन तीनों क्रियाओं के आधार पर। ये चीजें बताई गई हैं कि ये जन्मजात और आंतरिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये जन्मजात होती हैं और आंतरिक होती हैं। जैसे हमने वृद्धि और विकास को पढ़ा था, तो वृद्धि और विकास आप देखते होंगे कि जब बालक जन्म लेता है उसके तत्पश्चात ही उसमें जो निरंतर प्रगति जो बालक की शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है वो वृद्धि है। जो उसके मानसिक क्रियाओं या उसके विचारों या उसके क्रियाओं के माध्यम से जो डेवलप होता है उसको विकास के नाम से हम जानते हैं, डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस हमने बताया था। इसमें जो क्रियाएं होती हैं मूल प्रवृत्तियों में जन्मजात होती हैं और आंतरिक होती हैं। तीसरी कंडीशन पर बात करें तो संसार के जो सभी प्राणी हैं या जीव हैं उन सभी में मूल प्रवृत्तियां पाई ही जाती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जीव जंतु जो पृथ्वी पर उसके अंदर मूल प्रवृत्तियों का समन्वय ना हो, मूल प्रवृत्तियां होती ही होती हैं। तो ये चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। इन पर या मूल प्रवृत्तियों पर अधिगम का प्रभाव तो नहीं पड़ता,
मूल प्रवृत्तियों पर अधिगम का प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ी कुछ ना कुछ या बहुत कम ही इस पर प्रभाव पड़ता ही है। तो अगले कंडीशन की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े ही रहते हैं, मूल प्रवृत्तियों के साथ इमोशंस जुड़े ही रहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर इसके डिफाइन भी करेंगे 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, उसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो उसमें वो चीजें अलग अलग प्रकार से डिफाइन भी की गई हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, उसमें ये चीजें अगर डिफाइन करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां संवेगों से जुड़े होते हैं और जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं कभी भी नष्ट नहीं होती। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती और इनमें केवल संशोधन ही होता रहता है। मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, संशोधन होता ही रहता है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होती। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। मूल प्रवृत्तियां अगर बात करें तो मूल प्रवृत्तियों के कंडीशन को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो मूल प्रवृत्ति जो होती हैं, अगर मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मूल प्रवृत्ति एक होती है और एक संवेग होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति अगर देखें तो मूल प्रवृत्ति जो होती है और जो संवेग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मूल प्रवृत्तियों में नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे जो मूल प्रवृत्ति आती है उसमें अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो पलायन होता है। पलायन अर्थात पलायन मतलब भय का उत्पन्न होना, यह संवेग होता है। पलायन होता है जो मूल प्रवृत्ति है और जो उससे जुड़ा हुआ भय है वो संवेग है, संवेग के नाम से जाना जाता है। युयुतना कह सकते हैं या युद्ध प्रवृत्ति कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोध। युयुतना या युद्ध प्रवृत्ति इसको हम कह सकते हैं क्रोध। क्रोध मतलब संवेग है और जो युयुतना है ये मूल हमारी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। या फिर कह सकते हैं कि जो निवृत्ति है, प्रियता है, यह कह सकते हैं विकर्षण है। तो इसको हम लोग घृणा का नाम देते हैं। घृणा मतलब संवेग होता है और निवृत्ति या प्रियता या विकर्षण के नाम से इसको हम लोग मानते हैं। प्रियता भी कहा जाता है। पुत्र कामना, ध्यान रखें अगले पॉइंट्स पे, चौथे पॉइंट्स पे अगर बताया जाए तो पुत्र कामना वात्सल्य से जुड़ा हुआ है। अगले देखें तो जो शरणागत होता है या संवेदना होती है, शरणागत या संवेदनाओं के नाम से अगर हम समझें तो इसमें कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कष्ट होता है। शरणागत या संवेदना कह सकते हैं एक कष्ट से जुड़ा हुआ है। और छठे पॉइंट की बात करी जाए तो जिज्ञासा का संबंध होता है आश्चर्य से। जो आश्चर्य होता है वो संवेग होता है। काम प्रवृत्ति को देखें तो कामुकता से जोड़ के देखा जाता है। आत्म स्थापना को देखें तो आत्मनिर्भरता से जोड़ के देखा जाता है, संवेग से जोड़ के देखा जाता है। दैन्य विनीत ज्ञान का अगर देखें तो अधीनता से संबंधित होता है। अधीनता मतलब कह सकते हैं इसको ये संवेग है, अधीनता। और जो सामूहिकता होती है वो एकांकी से संबंधित हो, एकाकी संबंधित होती है। भोजन अवशेषण जो भोजनावशेषण होता है, अन्वेषण होता है, उसमें भूख से संबंधित होता है। और जो संग्रह प्रवृत्ति होती है वो अधिकरण क्या कहते हैं, जो अधिकार होता है या अधिकार की भावनाएं होती हैं उससे संबंधित होता है। संग्रह प्रवृत्ति अधिकार की भावनाओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट कंडीशन पे देखें तो इसमें कह सकते हैं कि रचना जो होती है वो कृति भाव से संबंधित होती है। यह आपका 13 नंबर है। रचना होती है कृति भाव से संबंधित होती है, लेकिन जो हास्य होता है वो आमोद से संबंधित होता है। तो ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां थी उसके बारे में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से जाना और विशेष रूप से समझने का भी प्रयास किया, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये चीजें यहाँ से निकल करके आती हैं जो कि मैकडूगल के अनुसार बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियां। 14 मूल प्रवृत्तियों के संवेग कौन कौन से उसके बारे में स्पष्ट किया गया, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में स्पष्ट किया गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है ना। जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में विशेष रूप से कमेंट्स करें। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट टॉपिक में अगले टर्म फिर मिला जाएगा। धन्यवाद।